డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థుల కోసం రాజ్ భాషా హిందీ అనే పాఠం ప్రసారం అవుతుంది. भाषा केवल व्यक्ति की ही नहीं, राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान है. जिन मूलभूत तत्वों के कारण कोई भी देश राष्ट्र कहलाता है, उनमें राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत के साथ ही राष्ट्रभाषा या राजभाषा का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है. हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा और मातृभाषा, इन सभी रूपों में काफ़ी चर्चा में रही है. जिस राजभाषा के रूप में हिंदी विवादास्पद हुई और आज तक प्रश्नों के घेरे में है, उसी राजभाषा के विविध आयामों के संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे. 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा की स्वीकृति दी गई और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ. इसी संदर्भ में संघ की राजभाषा नीति क्या है, राजभाषा अधिनियम 1963 और उसमें किए गए प्रावधान, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, अष्टम सूची की भाषाएं, राजभाषा हिंदी का महत्व, राजभाषा पढ़ने वाले हिंदी विद्यार्थियों का भविष्य क्या है, राजभाषा नियम 1976 और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र क्या है आदि विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे. इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में आज 2 विषय विशेषज्ञ उपस्थित हैं. आइए उनसे आपका परिचय करा दूं. आप हैं डॉक्टर KL व्यास जी. आप उस्मानिया विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे. हमारे दूसरे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यशवंत जाधव जी. आप हमारे ही सार्वत्रिक विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं. आइए चर्चा शुरू करें. डॉक्टर व्यास जी, जैसे हिंदी भारत में अनेक भाषाएं हैं जिसमें काफ़ी भाषाएं अधिक समृद्ध भी है, जैसे बंगला, मलयालम, तमिल, असमिया आदि. तो इसके बावजूद भी हिंदी को क्यों राजभाषा के रूप में लिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा. हमको इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा. भारत में अनेक भाषाएं हैं और काफ़ी समृद्ध भाषाएं भी हैं. उदाहरणार्थ तमिल भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध है. तो इधर तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, बड़ी मधुर भाषा है. तीसरी ओर मराठी का जो नाट्य साहित्य है, संतों का साहित्य है, वह बड़ा प्राचीन है. उधर बंगला साहित्य अपने माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है. तो इस तरह से भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविध भाषाएं हैं और उन भाषाओं की अपनी अस्मिता है, अपनी संस्कृति है. लेकिन हिंदी को ही राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में क्यों स्वीकार किया गया? तो हमको थोड़ा सा पीछे की ओर जाना पड़ेगा. हिंदी प्राचीन काल से ही सारे देश को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा रही है. जैसे कि यदि हम कहें कि अन्य भाषाएं रंग बिरंगे फूल है, तो हिंदी भाषा सूत्र है, धागा है, जो इन सारे फूलों को आपस में बांधती है, मिलाती है. ये हिंदी भाषा का महत्व गत 1000 वर्षों से हम देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण
तीर्थ यात्रा करने वाले यात्री, पूर्व से पश्चिम यात्रा करने वाले यात्री, व्यापारी, सैनिक और आवागमन करने वाले जो भी लोग हैं, वे लोग आपस में सदैव हिंदी में ही बातचीत करते रहे हैं। तो इस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और इधर कच्छ से लेकर कामरूप तक संपूर्ण देश में हिंदी का वातावरण पहले ही से था। और इस बात के प्रमाण इस समय मिल रहे हैं कि हिंदी साहित्य का विकास या हिंदी साहित्य का निर्माण भी सारे देश के प्रांतों में होता रहा। अब प्रश्न उठता है कि राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति कैसे हुई। सर्वप्रथम हमारा ध्यान जाता है कि केशव चंद्र सेन, बंगाल के बड़े प्रसिद्ध विद्वान और राजनेता केशव चंद्र सेन ने और इधर बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह अनुभव किया कि भारत देश की भाषा, भारत देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी ही हो सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। यद्यपि स्वामी दयानंद सरस्वती की मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में ही लिखा। उसका कारण ये था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ये जानते थे कि यदि उनको जनता और जन सामान्य तक पहुंचना है तो हिंदी का ही वे सहारा ले सकते हैं। उसके बाद गांधी जी जब राजनीति के क्षेत्र में आए, तब 25 दिसंबर 1917 को कलकत्ता के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी हमारे देश की भाषा नहीं हो सकती, इसीलिए कि 1% जनता भी अंग्रेज़ी नहीं जानती और हमारे देश की भाषा हिंदी ही हो सकती है। उसके बाद उसी वर्ष 1917 में ही गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना की और वहाँ से उन्होंने अपने हिंदी प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ किया। उन्होंने अपने पुत्र देवदास गांधी को वहाँ पर उनको ये कहा कि भाई इस केंद्र का संचालन तुमको करना है और वहाँ से हिंदी प्रचार प्रसार होता रहा। गांधी जी के बाद हम देखते हैं कि लगातार हिंदी की बात हिंदी भाषी तो करते ही रहे, उसके अतिरिक्त राजगोपालाचारी जैसे दक्षिण के तमिल भाषी, हिंदी भाषी, तमिल भाषी, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में कई विद्वान लोग, बाल गंगाधर तिलक, रानड़े इत्यादि ने हिंदी की बात की। इधर पुरुषोत्तम दास टंडन जी और अन्य जो विद्वान थे, इन विद्वानों ने कहा कि हिंदी ही इस देश की भाषा हो सकती है। जो हिंदी अब तक केवल खेतों खलिहानों की, बाजार की, सैनिकों की, छावनियों की जो भाषा हुआ करती थी, उस भाषा को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र की अस्मिता की आवाज़ बनाने का ये प्रावधान धीरे धीरे होने लगा। मतलब आधिकारिक रूप में भाषा को जी ये ऐसी यानी व्यवस्था होने लगी कि हिंदी को जिस तरह से हिंदी की अवहेलना हुई है इतने वर्ष, उसका निराकरण किया जा सके। जैसे मुगलों के काल में भारत के प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन फारसी कितने लोग जानते थे? 1% लोग भी नहीं जानते थे। उसी तरह से अंग्रेज़ों के काल में अंग्रेज़ी रही, अंग्रेज़ी कितने लोग जानते थे? तो अंग्रेज़ी और फारसी या किसी भी विदेशी भाषा को यदि राजभाषा बनाया जाए तो उसके पीछे ये होता है कि रहस्यमय या सीक्रेट, जनता को पता न चले कि सरकार क्या कर रही है। लेकिन यदि जनभाषा को राजभाषा बनाई जाए तब जनता को पता चलता है कि क्या हो रहा है और उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, और सारी पारदर्शिता, प्रशासन के अंदर एक संपूर्ण पारदर्शिता होती है। और इसी दृष्टि से कालांतर में भारतीय संविधान में इस बात पर काफ़ी समय तक, लंबे समय तक चर्चा हुई कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। शायद इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? शायद ये प्रश्न संविधान सभा के सामने पहली बार जब आया
कि इतने बड़े देश में कई भाषाएं हैं और एक से एक बढ़कर भारत की भाषा समृद्ध है। इन समृद्ध भाषाओं में किस भाषा को देश की एक राष्ट्रभाषा के रूप में हम संविधान में रखें, इस प्रश्न पर संविधान सभा के लगभग सभी सदस्य विचार मंथन किया और ये देखा गया वहाँ पर कि राज्य में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को तो राष्ट्रभाषा हम नहीं बना सकते। किसी एक ही भाषा इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या क्राइटेरिया निर्धारित करें, एक प्रश्न सीधा संविधान सभा के सामने आया। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे 3-4 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला ये कारण ये हुआ कि संविधान सभा को तो ये महसूस हुआ कि कोई न कोई एक राजभाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। देश की पुकार या वाणी जिसको कहते हैं, उसके लिए एक भाषा निर्धारित हो। अब उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा जो स्वाधीन संग्राम है, आज़ादी की लड़ाई हमने जो लड़ी, इस आज़ादी की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर हमने जो लड़ाई लड़ी वो हिंदी माध्यम से या हिंदी भाषा के जरिए लड़ी। तो स्वातंत्र्य की लड़ाई में हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। इसे देखते हुए कई, जैसा अभी आपने कहा कि महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, दया सरस्वती जी, इन्होंने जो कुछ इस भाषा के बारे में कहा उसके पीछे यही कारण था कि एक तो ये भाषा पूरे देश को जोड़ने की क्षमता रखती है, संपर्क सभी क्षेत्रों से, सभी वर्गों से, सभी ये क्षेत्रों से रख सकती है। तो ये एक पहला कारण था जिसके लिए इस भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता संविधान सभा को देना पड़ा। दूसरा जो एक कारण था मेरे विचार से वो ये कि इसका जो कार्यक्षेत्र है वो कार्यक्षेत्र किसी एक प्रांत विशेष से संबंधित नहीं है, बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। दूसरी भाषाओं को अगर ले ले, हम भारत की जितनी भाषाएं, सभी राष्ट्रभाषा हैं, एक हिंदी राष्ट्रभाषा है ये बात नहीं है, भाषा सभी राष्ट्रभाषा हैं, लेकिन उसमें किसी एक को राजभाषा जो केंद्र सरकार की संघ की राजभाषा के रूप में हम कैसे पहचान दें। तो उसके लिए ये प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न ये रहा कि भाई जब एक भाषा किसी एक क्षेत्र विशेष में ही सीमित है और जो भाषा किसी राज्य से बाहर निकलकर दूसरे राज्य में भी उसका प्रचारण प्रसार हो रहा है, वैसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा के रूप में देखें। तो जब देखा और भी इसके साथ जुड़ जाती है कि किसी भी देश, यानी भारत जैसे देश की भाषा, भारतीय भाषा ही राजभाषा या राष्ट्रभाषा हो सकती है। पहला, किसी विदेशी भाषा को यदि हम, चाहे वो कितनी भी समृद्ध हो, जैसे कि कोई नारी बहुत सुंदर हो, उसको हम अपनी माता बनाने के बदले हमारी माता जो है वो हमारी माँ है, चाहे कैसी भी हो। तो इस तरह से जो भारतीय भाषा है, पहला प्रश्न यह है कि वह भाषा भारतीय होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसका संबंध हमारी संस्कृति से होना चाहिए, हमारी परंपरा से होना चाहिए, हमारे रीति रिवाजों से होना चाहिए, हमारे भूगोल से होना चाहिए, हमारी नदियों से, पक्षियों से, पशु पक्षियों से, इन सारी बातों से उसका संबंध होना चाहिए। सांस्कृतिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और शब्द भंडार भी काफी भरपूर होना चाहिए। तो हिंदी का जो शब्द भंडार है वह इतना समृद्ध है कि उसमें एक और तो बोलियों के शब्द हैं, दूसरी ओर प्रांतीय भाषाओं के शब्द हैं, तीसरी ओर संस्कृत के शब्द हैं, अरबी फारसी के शब्द आए हैं, अंग्रेज़ी और फ्रेंच और पुर्तगाल के शब्द भी घुल मिलकर एक हो गए हैं। तो इतना विशाल शब्द भंडार है कि उसके कारण हिंदी काफ़ी समृद्ध हो चुकी है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हिंदी को जो भारत की, और एक सबसे बड़ी बात है कि हिंदी बड़ी सरल भाषा है, सीखने में आसान हो, और उसकी जो लिपि देवनागरी है वो भारत की अन्य कई भाषाओं की लिपि, सामान्य लिपि जैसे मराठी है, संस्कृत है, गुजराती है, थोड़े से किंचित परिवर्तन के साथ, तो ऐसे हमारे देश की सारी भाषाओं की जैसे लिपि मिलती जुलती है, तो कोई कठिनाई सीखने में। अच्छा डॉक्टर वैस जी, हमारे विद्यार्थियों को आप ये बताइए कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, राज्य भाषा, इसमें क्या अंतर है? हाँ, ये समझना बहुत आवश्यक है।
कि हमारा भारत देश एक राज्यों का एक फेडरेशन है जिसमें अनेक राज्य हैं और प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सबसे प्रमुख बात ये होती है कि चाहे कोई समुदाय कितना छोटा भी हो, लेकिन उसको अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के विकास का पूरा अवसर मिलना चाहिए। तो हमारे देश में प्रमुख रूप से 18 भाषाएं हैं और अन्य बोलियां तथा कई भाषाएं, उपभाषाएं हैं। तो इस तरह से हमारे देश की जो भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं हैं, तो हर राज्य ने अपनी एक भाषा स्वीकार की है या दो भाषाएं भी स्वीकार की है। तो उनको तो हम राज्य भाषा कहेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश की भाषा, प्रथम भाषा तेलुगु है, राज्य भाषा, और राज्य की द्वितीय राज्य भाषा उर्दू है। उत्तर प्रदेश में हिंदी है और उसके साथ साथ उर्दू है। उसी तरह से बंगाल है, बंगाली है। तो ये सारी राज्य भाषाएं हैं। राज्य का कामकाज राज्य भाषाओं में होता है। तो ये तो हुई राज्य भाषा। राज्य भाषा के बाद दूसरी बात आई राजभाषा। राजभाषा। देखिए, राजभाषा वह है जिसमें प्रशासन का सारा कामकाज उस भाषा में हो, मतलब पूरे देश का। हाँ, पूरे देश का। तो प्रशासन का अर्थ क्या है? प्रशासन के 3 अंग हैं। 3 अंग ये है कि विधानांग एक है, न्यायांग एक है और कार्यांग एक है। तो विधानांग, कार्यांग और न्यायांग, इन सारे क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग होता है, और विशेष करके ऐसी भाषा जिसमें सरकारी पत्राचार, सरकारी आदान प्रदान, जितने आदेश निकलते हैं सरकार के जितने मैनुअल छपते हैं, मतलब इसका केवल केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार ही नहीं, हाँ, राज्यों के भी, जैसे अब मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार। इसके संबंध में शायद मैं कुछ और कहूँ। ये बोली क्या है? बोली का अर्थ होता है जिसमें सिर्फ मौखिक रूप से बोला जाता है और लिखित रूप में नहीं होती, शायद उसको हम बोली कहते हैं। उसमें कोई साहित्य नहीं होता, सिर्फ बोलचाल की भाषा को हम बोली कहेंगे। दूसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसी एक राष्ट्र की भाषा को राष्ट्रभाषा कहेंगे। तो राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ पर कई है, एक ही हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। यहाँ तेलुगु है, तमिल है, मराठी है, कन्नड़ है, कई भाषाएं हैं जो राष्ट्रभाषा है। अब तीसरी जो बात है कि राजभाषा क्या है। ये राजभाषा का, अगर मान लीजिए कि राज्य की जो भाषा है वो भी राजभाषा है, केंद्र की जो भाषा है वो भी राजभाषा है। राजभाषा, वैसे राजभाषा का जो सही अर्थ में जो अर्थ उसका निकाला जाता है, राजभाषा यानी राजा की भाषा। आज तो हमारे यहाँ पर राजा नहीं है, लोकतंत्र है। शायद इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज, या इससे शायद प्रशासनिक भाषा अगर कहें तो और भी बेहतर होगा। तो उस ढंग से गुण है, कुछ निश्चितता है। जैसे कि राजभाषा जो होती है वह निर्वैयक्तिक होती है। दूसरा, इसमें किसी प्रकार का कोई सौंदर्य बोध नहीं होता। इसका प्रयोजन तथ्यों का आदान प्रदान होता है। जैसे साहित्य की भाषा होती है वह भावनात्मक भाषा होती है और बिंबों को संप्रेषित करना ये साहित्य भाषा का काम होता है। लेकिन इस भाषा का कार्य केवल इतना ही है कि सूचना प्रदान करना। तो यहाँ पर जब हम राजभाषा हिंदी के बारे में कहें तो राजभाषा हिंदी का यहाँ पर एक अर्थ ये होता है कि केंद्र सरकार के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, हाँ, वो सारे प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में होता हो उस भाषा को हम संघ की राजभाषा कहेंगे। ये राजभाषा। इसमें एक और खास बात यह है कि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग इसमें होता है और मुहावरे, कहावतें और इस प्रकार के किसी सौंदर्यात्मक या सौंदर्य बोध की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती। अक्सर यह देखा जाता है कि जो अन्य भाषी हैं, हिंदी भाषी, वो काफ़ी एम्ब्रासमेंट में पड़ जाता है कि क्या हमारी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, क्या हिंदी एक ही राष्ट्रभाषा है? ऐसी बात नहीं है। ये प्रश्न कई बार उठता है। तो शायद यहाँ पर हमें स्पष्ट करना चाहिए कि सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा है। हाँ, देखिए, ऐसे नहीं, एक राष्ट्रभाषा है। असल बात यह है कि हर प्रांत की अपनी एक राज्य भाषा है जिसमें वो अपना प्रशासनिक कार्य चलाते हैं और केंद्र के भाषा स्वीकार की गई है संविधान के अनुसार कि
प्रशासन की भाषा हिंदी होगी। तो प्रांतों के बीच और केंद्र के बीच जो भी पत्र व्यवहार वह होगा वह हिंदी में होगा। लेकिन उसके साथ साथ हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी भी सहभाषा के रूप में चलती रहेगी। वह हिंदी भाषा प्रांतों में, हाँ, हिंदी भाषी भी और अन्य प्रांतों में भी। जी देखिए सन 1900 सर, इसी संबंध में आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि हम अगर संवैधानिक प्रावधान को जोड़ते हुए जी। इसको अगर विद्यार्थियों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अधिनियम है, जी, फिर संशोधन किए गए हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान है, उसके साथ साथ जोड़ते हुए चलेंगे। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम संविधान की ओर जाएं जी और देखें कि संविधान में क्या प्रावधान है। जी तो भारत के संविधान में काफ़ी लंबी बहस के बाद ये निश्चय किया गया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित किया जाए। चूँकि हिंदी पहली बार राजभाषा बन रही थी और उसका कोई इतिहास नहीं था, इसीलिए राजभाषा का एक विशिष्ट प्रकार्य होता है और उस प्रकार्य को पूरा करने के लिए उसमें कुछ विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अंग्रेज़ी का सहारा लेकर अंग्रेज़ी से प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक वाक्य रचना, इन सब का हिंदी में अनुवाद तो करना ही था, उसका सहारा लेना ही था। तो भारतीय संविधान में 17वें अध्याय के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जी यह सारा प्रावधान किया गया है कि हिंदी की राजभाषा राष्ट्र की, भारत की राजभाषा हिंदी हो। इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं कि वह भाषा देवनागरी में लिखी जाए, उसके अंक अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंक के रूप में स्वीकार किए जाएं, रोमन। और सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि प्रांतीय भाषाओं की प्रकृति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए बगैर, यानी प्रांतीय भाषाओं की कीमत पर इस भाषा का विकास नहीं करना है, उन भाषाओं को भी विकास का पूरा अवसर देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक कही गई है, वह है कि भारत की सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करें। जी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत की जो संस्कृति है वह अत्यंत वैविध्यपूर्ण संस्कृति है और हर प्रांत में, केवल एक प्रांत में ही नहीं, जिले जिले में भी हमको ये भाषागत वैविध्य और रहन सहनगत वैविध्य, अभिव्यक्ति की विविधता, ये सर्वत्र दिखाई देती है। तो इस वैविध्य को अपने आप में समाहित करते हुए उस भाषा का विकास करना है। फिर शब्दावली के बारे में भी कहा गया है कि ऐसी शब्दावली का चयन किया जाए जिस शब्द, यानी अन्य भाषाएं, भारतीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं से शब्दों को ग्रहण किया जाए। जैसे अभी पावती शब्द है, मराठी से लिया गया है, तो ऐसे शब्द अन्य भाषाओं से लिए जाएं और मुख्य रूप से संस्कृत भाषा से शब्द लिए जाए, इसीलिए कि संस्कृत तो शब्दों का आगार है और उसमें से जितने चाहे हम शब्द ले सकते हैं। अब 1900 जैसे कि 47 में भारत स्वतंत्र हुआ और 49 से हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई, तब 15 वर्ष की अवधि दी गई थी कि 15 वर्ष में धीरे धीरे अंग्रेज़ी को यहाँ से स्थानापन्न कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर सारा कार्य हिंदी में होने लगेगा। लेकिन इसी बीच 1963 में दक्षिण भारत में थोड़ा सा विरोध उसका होने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने चर्चा, विचार विमर्श इत्यादि करने के बाद यह निश्चय किया कि उसके बाद फिर प्रावधान बने कि अंग्रेज़ी को सहभाषा के रूप में हिंदी के साथ साथ वह भी चले, तो राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में कार्य हो रहा है। आपने ये कहा कि हिंदी का जो विकास राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में होना है, वो प्रांत की किसी दूसरी भाषा का कोई नुकसान न करते हुए, कोई क्षति उनको न पहुंचाते हुए मतलब या हस्तक्षेप न करते हुए, और दूसरी भाषा का विकास भी हिंदी के विकास के साथ जोड़ते हुए इस भाषा का विकास हमें करना है, हिंदी का विकास करना है। ये कैसे संभव हो सकता है कि क्या इसके लिए क्या संस्कृत को हम एक आधार भाषा माने, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द हैं लगभग भारत की अन्य सभी भाषाओं में उनके संस्कृत के शब्द मिलते हैं, चाहे वो मलयालम हो, तमिल हो या तेलुगु हो।
तो मुझे लगता है कि जब हिंदी के विकास की बात जब राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते समय संविधान सभा ने ये कहा था कि कोई देश की भाषा एक राजभाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और इसके विकास के साथ प्रांत की दूसरी भाषाओं का भी विकास जुड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल। शायद ये उनका उद्देश्य था वहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि हम भारत के यानी हिंदी राजभाषा की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के इतिहास को थोड़ा सा देखें तो आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी। इसीलिए कि पारिभाषिक शब्दावली हमारे पास पहले तो बहुत कम थी या नहीं थी के बराबर थी, क्योंकि प्रशासन में हिंदी नहीं रही थी। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद ये अनुभव किया गया कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाए। तो उस समय 3-4 संप्रदाय सामने आए कि पारिभाषिक शब्दावली कैसे बनाई जाए। तो उसमें एक संप्रदाय पुनरुत्थानवादी संप्रदाय, जिसके डॉक्टर रघुवीर अध्यक्ष थे। डॉक्टर रघुवीर ने यह बताया कि संस्कृत भाषा में ऐसे जो है इस प्रकार की व्यवस्था है कि उसमें अनेक शब्द प्रत्यय और उपसर्गों से और जो मूल रूट हैं उनको मिलाकर कई शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इतना विशाल भंडार है हमारे पास कि उसे एक के बाद एक से एक, यानी शब्दों में जननशीलता होनी चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। संविधान सभा ने 15 साल का समय हिंदी को शायद इसलिए दिया था कि यह भाषा अभी विकास की प्रथम अवस्था में, और इसमें और कुछ पारिभाषिक शब्दावली के विकास करने की आवश्यकता है, इसलिए उनको 15 वर्ष का समय दिया गया था। मेरे ख्याल से संविधान सभा का यही उद्देश्य था। हाँ, भारत ऐसा देश है कि प्रजातंत्र है, इसमें कोई ज़बरदस्ती कोई भाषा थोपी नहीं जा सकती, और इसीलिए धीरे धीरे इसका विकास होगा। नहीं, गांधी भी ये नहीं चाहते थे कि कोई भाषा किसी पर थोपी जाए। वो कहना चाहते थे कि भाषा का जो प्रयोग होता है उससे भाषा का विकास होता है। अब प्रश्न एक ये भी उठता है कि हिंदी का भविष्य क्या है? हिंदी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। हिंदी पढ़ने से विद्यार्थियों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञापन के क्षेत्र में, केंद्र सरकार में, बैंकों में, कंपनियों में अच्छे अवसर है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं डॉक्टर KL व्यास जी का और डॉक्टर यशवंत जाधव जी का हमारे विद्यार्थियों की ओर से धन्यवाद देती हूँ।